हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यू पार्ट नंबर 5 इस चैप्टर का। इससे पहले 4 पार्ट हो चुकी हैं और हम जनता पार्टी के बारे में भी लास्ट पार्ट में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ने वाले हैं जनता पार्टी के बाद, यानी कि 1980 में जो आपको नए इलेक्शंस होते हैं, तो हमको रिजल्ट तो पता ही है। यहाँ पर जो जनता पार्टी थी वो हार जाती है, क्योंकि ये पार्टी कोलिजन पार्टी थी, बहुत सारी पार्टियों से मिलकर बनी होती थी, जिसकी अपनी अपनी आइडियोलॉजी थी, सबका अलग अलग मोटो था यहाँ पर सरकार बनाने का, इसलिए पार्टी टिक नहीं पाती है। उसी बीच आप 2 प्रधानमंत्री भी देख लिए, एक मोरारजी देसाई और दूसरे चौधरी चरण सिंह को भी आपने देख लिया। और चौधरी चरण सिंह ऐसे प्राइम मिनिस्टर हैं जिन्होंने कभी पार्लियामेंट को भी फेस नहीं किया। तो काफ़ी इनस्टेबिलिटी वाली सरकार रही। करीब आप बात करें तो 2 सालों तक ये सरकार रहती है लगभग, और इसमें काफ़ी इनस्टेबिलिटी रहती है। तो इस इनस्टेबिलिटी जो थी ये अगेन लोगों को पसंद नहीं आती है, और उस बीच कुछ ऐसे इवेंट्स भी होते हैं जो इंदिरा गांधी की इमेज को और बढ़ाते हैं। इन्होंने जितने भी कमीशन बनाए हुए थे इंदिरा गांधी के अगेंस्ट, जो इंक्वायरी करने के लिए इमरजेंसी से रिलेटेड, उनमें कुछ एविडेंसेस नहीं मिलता है, तो उसमें कुछ आपको इंदिरा गांधी के अगेंस्ट देखने को नहीं मिलता। ठीक है, और इंदिरा गांधी के साथ ऐसा कुछ होता नहीं है, और कुछ जो भी इवेंट्स होते हैं उसका इंदिरा गांधी ने पॉलिटिकली काफ़ी फ़ायदा भी उठाया। ठीक है, और दूसरी इनस्टेबिलिटी रहती है कि बार बार लोग आते जाते रहते हैं, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता। इसलिए अब जो नेक्स्ट इलेक्शन होते हैं 1980 में, यहाँ पर जो जनता पार्टी की सरकार थी वो हार जाती है, और अगेन यहाँ पर इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी वो वापस सत्ता में आती है। ठीक है, और यहाँ पर आप देखेंगे कि इंदिरा गांधी लोकसभा के इलेक्शन को 2 सीट से लड़ती हैं। एक है बरेली, रायबरेली, जो कि उत्तर प्रदेश में है, और एक दूसरा सीट मेटक, जो कि आंध्र प्रदेश में है। लेकिन इन्होंने रायबरेली वाला सीट जो था वो छोड़ दिया और मेटक वाला सीट ही अपने पास में रखा। इस बीच आप ये भी देखते हैं कि इनके जो छोटे बेटे थे संजय गांधी, उनकी डेथ हो जाती है, और फिर फाइनली जो इनके बड़े बेटे हैं राजीव गांधी, उनकी एंट्री होती है यहाँ पर पॉलिटिक्स में, और ये लोकसभा से, अमेठी की सीट से लोकसभा में ये जीत कर आते हैं। ठीक है, तो हमें ये पता था कि यहाँ से अब जो कांग्रेस का इंटरनल स्ट्रक्चर था वो काफ़ी चेंज हो चुका था। एक आप बात करें तो ऑटोनॉमी नहीं थी, कोई नीचे का लीडर ऊपर नहीं पहुँच सकता था, क्योंकि यहाँ से परिवारवाद स्टार्ट हो चुका था। वैसे कांग्रेस के अलावे और भी जो पार्टी थी उनमें उनका भी लगभग यही हाल था, सिर्फ कांग्रेस का ही स्थिति ये नहीं थी। ठीक है, लेकिन ये कांग्रेस में ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि कांग्रेस एक बहुत बड़ी पार्टी थी, उस समय की सबसे बड़ी पार्टी थी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले क्या हुआ था कि हमने ये भी देखा कि जनता पार्टी की सरकार ने जो 6th 5 ईयर प्लान स्टार्ट किया हुआ था 1978 से लेके 1983 तक का। ठीक है, अब चूंकि जनता पार्टी की सरकार अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाती है, तो उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार आती है तो इन्होंने क्या किया कि इस 6th 5 ईयर प्लान को बीच में ही काट दिया, 1980 में ही काट दिया, यानी कि सिर्फ 2 साल, यानी कि 78 से लेके 79 और 79 से लेके 80, सिर्फ 2 साल ही इस 5 ईयर प्लान का चलता है। ठीक है, और फिर ये 80 से लेके 85 तक ये एक नया प्लान लेके आती है, जिसको इन्होंने 6th 5 ईयर का प्लान का इन्होंने नाम दिया। जो पुराना 6th 5 ईयर प्लान था उसको कट कर दिया बीच में ही, सिर्फ 2 साल उसके बीते थे, और 2 साल को इन्होंने रोलिंग प्लान के नाम से उनको दे दिया, उनका नाम रोलिंग प्लान रखा गया। रोलिंग प्लान क्या होता है ये पढ़ चुके हैं, इसमें 3 तरीके की प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म की। ठीक है, तो यहाँ पर 6th ईयर की प्लानिंग एक नई यहाँ पर लाई जाती है इंदिरा गांधी के द्वारा। इस प्लानिंग का जो मोटो था वो हम बात करें, क्या इंडस्ट्रियलाइजेशन था, रिड्यूसिंग पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना और ग्रोथ को बढ़ाना, ये इसके मोटो रखे गए इस प्लानिंग के। तो इस चीज़ को देखते हुए आप देखेंगे कुछ यहाँ पर प्रोग्राम्स लाए गए, जैसे कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम और नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। ये 2 प्रोग्राम इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 1980 में लॉन्च किया जाता है। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे कि बैंकिंग सिस्टम को सही करने के लिए यहाँ पर शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पर यहाँ पर नाबार्ड की स्थापना भी होती है। नाबार्ड को इस्टेब्लिश किया जाता है, जिसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका काम होता है रूरल डेवलपमेंट के लिए क्रेडिट देना, लोन देना। तो ध्यान रखिएगा, ये नाबार्ड इंडिविजुअल को लोन नहीं देता है। जो बैंक्स होते हैं जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, आरआरबीज हो गई, या फिर जो भी माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये उनको पैसा देते हैं, और वो लोग
फाइनली जाके इंडिविजुअल को पैसा देते हैं, ठीक है। अदरवाइज ये इंडिविजुअल आदमी को पैसा नहीं देते, यानी कि रीफाइनेंस करने का ये काम करते हैं नाबार्ड, ठीक है। आप ये भी देखेंगे कि 1980 में कुछ प्राइवेट बैंक्स का नेशनलाइजेशन भी किया गया था। ये सेकंड फेज़ था। फर्स्ट फेज़ आपको कब नजर आएगा? फर्स्ट फेज़ आपको 1969 में, जब वहाँ पर 14 बैंक का नेशनलाइजेशन किया गया, ये फर्स्ट फेज़। सेकंड फेज़ 1980 था, जिसमें यहाँ पर भी कुछ बैंक्स को नेशनलाइज किया गया, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, यहाँ पर ऑपरेशन फॉरवर्ड 1982 में चलाया गया। मेनली ये ऑपरेशन चलाया गया था इकोनॉमी को थोड़ा सा लिबरलाइज करने के लिए, क्योंकि अब यहाँ तक समझ में इनको आ गया था कि थोड़ा सा हमें इकोनॉमी को खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, तभी हमें ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। तो थोड़ा सा इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन की तरह यहाँ पर इंदिरा गांधी का झुकाव होता है, और इसके लिए ऑपरेशन फॉरवर्ड यहाँ पर 1982 में लॉन्च किया जाता है। कुछ आप यहाँ पर देखेंगे कि इन्वायरमेंट से भी रिलेटेड कुछ एक्ट आते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 और एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। बाकी के यहाँ पर कुछ एक्ट देखेंगे, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ प्रोटेक्शन एक्ट कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 और प्रोजेक्ट टाइगर इन 1973। तो ये इनका पहला फेज़ था। जब ये 71 में जीत के आई थी तो ये उस समय लाए गए थे, लेकिन बाकी ये जो थे, ये दोनों 80 और 81 वाले, ये दूसरे कार्यकाल में इनका आया। तो ये कुछ इकोनॉमिक डेवलपमेंट रहे। कुछ हम फॉरेन रिलेशंस की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर श्रीलंका के साथ अगर हम बात करें तो श्रीलंका के साथ भी अगेन वहाँ पर बहुत बड़ा इशू नहीं रहता है। तमिल को लेकर ही इशू रहती है, जैसा हमेशा रहा है, आज भी रहता रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक डेवलपमेंट होता है कि यहाँ पर जो श्रीलंका के रूलर रहते हैं, श्रीमाओ बंदरनाइके, ठीक है, ये क्या थे कि ये इनका झुकाव जो था सोशलिस्ट विचारधारा की तरफ था, तो इसलिए इंदिरा गांधी के साथ इनकी थोड़ी बनती भी थी। लेकिन इनके बाद जब श्रीलंका में नए रूलर आते हैं, वहाँ पर जे.आर. जयवर्धने, तो इनका जो झुकाव था वो थोड़ा सा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ था, यानी कि वेस्ट की तरफ था। तो अब इंदिरा गांधी की आइडियोलॉजी के साथ ये मेल नहीं खाते थे, इसलिए यहाँ पर इंदिरा गांधी को अच्छा नहीं लगता था कि श्रीलंका के रूलर जो है वो वेस्ट की तरफ उनका थोड़ा सा झुकाव है और वो वेस्ट की तरफ उसको सपोर्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये भी देखने को मिलेगा कि ऐसा समझा जाता था कि कहीं ना कहीं जो इंदिरा गांधी है या इंडियन गवर्नमेंट है, वो जयवर्धने को प्रेशराइज करती है ताकि वो इंडियन इंटरेस्ट को भी ख्याल में रखें, ठीक है, इंडियन इंटरेस्ट को भी ये ध्यान में रखें और उसके अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत काम करे, ताकि इंडिया को भी सपोर्ट मिलता रहे। ऐसा इन पर आरोप लगाए जाते थे इंडियन गवर्नमेंट पर। पाकिस्तान के साथ बात करें तो पाकिस्तान के साथ यहाँ पर कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं होती है, लेकिन सियाचिन को लेके यहाँ पर आपको कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलता है। अब क्या था कि 1984 से पहले सियाचिन पर कोई रहता नहीं था, आज भी नहीं रहता, बस आर्मी रहती है, ठीक है। तो कोई प्रेजेंस भी नहीं था, आर्मी भी उस समय नहीं रहती थी, ना इंडिया की आर्मी रहती थी, ना पाकिस्तान की आर्मी रहती थी। लेकिन अब यहाँ पर क्या था कि जो बाउंड्री डिमार्केशन था, ये बाउंड्री डिमार्केशन सही तरीके से नहीं किया गया था। इसकी वजह से काफ़ी डिस्प्यूट रहते थे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इंडिया के कहना था कि सियाचिन हमारा है और पाकिस्तान का कहना था कि हमारा है। तो इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर क्या हुआ कि पाकिस्तान ने अटैक किया इंडिया पे सियाचिन को कैप्चर करने के लिए, और इस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर एक नया ऑपरेशन लॉन्च किया जाता है जिसका नाम था ऑपरेशन मेघदूत। इस ऑपरेशन मेघदूत के द्वारा भारत और पाकिस्तान में यहाँ पर अगेन वॉर होती है, और ये जो वॉर था इसकी वजह से सियाचिन बिकेम द वर्ल्ड्स हाईएस्ट बैटलफील्ड। ये सबसे ऊंचाई पर स्थित ऐसा जगह है जहाँ पर लड़ाई की गई, ठीक है। और इस लड़ाई में डेफिनेटली इंडिया विजय हुआ, और इसकी बाद यहाँ पर दो पास जो देखने को मिलेंगे जो इंडिया के कब्जे में रहते हैं, शियाला पास एंड बिलफोंडला, और पाकिस्तान के पास जो पास रहता है वो है ग्योंगला पास। ला का मतलब होता है पास, ठीक है। ला एक तिब्बतन वर्ड है, क्योंकि आप देखेंगे खास करके लद्दाख वाले रीजन और उसके बाद उधर जो हमारा एक कल्चर भी है या फिर जो उनकी लैंग्वेज भी है वो तिब्बतन इन्फ्लुएंस होती है, बुद्धिस्ट वहाँ पर कल्चर मिलता है। तो ला का मतलब होता है पास, ठीक है। अब एक चीज़ आप और याद रखिएगा, खास करके जिनके साथ इंडिया के कन्फ्लिक्ट होते हैं, खास करके जब वॉर होती है तब उस समय अपोनेंट पार्टी के यहाँ कौन रूलर होता है ये भी याद रखिएगा। जैसे कि पाकिस्तान के साथ 1965 में उस समय वहाँ के प्रेसिडेंट कौन थे? याऊब खान, ठीक है। 1971 में याह्या खान, ठीक है।
उसी तरीके से 1978 में 84 में इस समय जो रहते हैं उनका नाम था मोहम्मद जियाउल हक। ठीक है, तो थोड़ा सा एक रखिएगा याद, वैसे याद ना रहे तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन याद रखिएगा तो सही है। ठीक है, इसके बाद नॉन अलाइन मूवमेंट 1983 में नैम का एक समिट होता है इंडिया में, दिल्ली में ही, और इस वजह से दिल्ली जो था यानी कि इंदिरा गांधी इंडिया इसका चेयरमैनशिप रखता है अपने पास। अगेन यहाँ पर इंडिया ने डिसआर्मामेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पर फोकस किया। लेकिन अब ये एक चीज़ बात यहाँ पर ज़रूर एक क्वेश्चन बनता है आपके लिए कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कितना आप इफेक्टिवनेस कितना है, अब ये कितना ये सही है कि इस पर हमें चलना चाहिए या फिर हम चल रहे हैं। खास करके आपने 1971 में भी देखा कि हमने रशिया के साथ उससे पहले एक फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन की हुई थी, जिसके तहत रशिया ने हमारी मदद की 1971 के वॉर में। तो नॉन अलाइनमेंट का मूवमेंट का मतलब ही होता है कि हम एक दूसरे के ग्रुप में हम नहीं जाएंगे। उसका मतलब यही था, क्योंकि उस समय दो ग्रुप हुआ करते थे, यूएसएसआर और यूएसए। लेकिन हमारा थोड़ा बहुत जो एक झुकाव था, अलाइनमेंट था, वो रशिया यानी कि यूएसएसआर की तरफ था। ठीक है, तो उस समय ये कितना इफेक्टिव रहा और आज के टाइम पर इस नॉन अलाइन मूवमेंट कितना इफेक्टिव है, ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ज़रा इसको आप सोचने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट, स्टेट्स की बात करें यानी कि डोमेस्टिक अनरेस्ट की बात करें। डोमेस्टिक तौर पे भी यहाँ पर काफ़ी आपको अनरेस्ट या मूवमेंट देखने को मिलते हैं, और ख़ास करके ये मूवमेंट होते हैं जो कुछ स्टेट दूसरे स्टेट से अलग होके नया स्टेट बनाना चाहते हैं, या कुछ स्टेट के लोग ऐसे भी चाहते हैं जो अलग होके कुछ नया वो नेशन ही बनाना चाहते हैं। तो ऐसी प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। जैसे कि बिहार से अलग होके कुछ लोग झारखंड बनाने की मांग कर रहे थे, तो उस समय झारखंड नहीं बना था, आज बन गया। एमपी और उत्तर प्रदेश की भी डिवाइड की होने की बात कर रही थी, तो ये भी हो गया। एमपी से बन गया छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से बना उत्तराखंड। ठीक है, और उसी तरीके से नागालैंड में देखिएगा, नागालैंड में भी नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड। अब इन लोगों का विचार ये था, ये लोग इंडिया से ही बाहर होना चाहते थे। ठीक है, तो ये अलग नेशन की बात कर रहे थे, ये अलग स्टेट की बात नहीं कर रहे थे, तो ये इंडिया से ही अलग होने की बात कर रहे थे। उसी तरीके से आप देखेंगे कि कश्मीर में भी कुछ जो सेपरेट्स थे, इनका भी एक्टिव इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाता है। सिख मिलिटेंट्स ये भी अलग से एक नेशन की मांग करने लगते हैं, जिसको हम खालिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये देखने को मिलेगा। असम में देखिएगा कि असम में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स यूनियन, अब आपने एनआरसी का इशू सुना ही होगा जो 2019 पिछले साल में हुआ, तो ये उसी समय से चला रहा था। एक 1985 में अकॉर्ड भी साइन हुई थी वहाँ के कुछ ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ठीक है, तो ऑल असम स्टूडेंट यूनियन था। इन लोगों को लगता था कि जो बंगाली है, कि आपको देखने को मिलेगा 1971 में जो बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ, इसकी वजह से काफ़ी माइग्रेंट इंडिया में इन्फ्लक्स हो गए थे, खास करके जो नेबरिंग स्टेट्स जैसे कि असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, इन सब एरिया में काफ़ी ये माइग्रेंट्स आए थे। तो असम को लगता था, वहाँ के लोगों को लगता था कि इनके आने की वजह से उनका कल्चर डाइवर्ट होगा या डाइल्यूट हो जाएगा, या फिर जो रिसोर्सेज हैं वहाँ के डोमेस्टिक लोगों के लिए उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ होगी। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो मूवमेंट चलाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ आपको डोमेस्टिक अनरेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। पंजाब टर्मोइल एंड ऑपरेशन ब्लू स्टार। अब देखिए, एक चंडीगढ़ का इशू हमेशा बना रहता है, आज भी बना रहता है, ये पंजाब और हरियाणा के बीच में, क्योंकि उनको दोनों का कहना है कि ये किसका है। वैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि यूनियन टेरिटरी है, लेकिन फिर भी इन दोनों के बीच में एक ये रहती है। दूसरी चीज़, यहाँ पर वाटर शेयरिंग को भी लेके रहता है पंजाब और हरियाणा के बीच में। ठीक है, लेकिन ये तो छोटे छोटे इशू हैं। एक सबसे बड़ा इशू यहाँ पर ये आता है, खास करके आपने भिंडरवाला का नाम सुना होगा। ठीक है, तो भिंडरवाला से रिलेटेड या और पंजाब टर्मोइल उन्हीं से रिलेटेड है। ये शुरू कैसे होता है, आप देखेंगे 1973 में जो अकाली थे, इन्होंने अनंतपुर में एक मीटिंग किया, और अनंतपुर में मीटिंग के दौरान एक रिपोर्ट लेके आते हैं या रिजोल्यूशन लेके आते हैं, जिनको अनंतपुर रिजोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। इस अनंतपुर रिजोल्यूशन के में ये कहा गया था कि पंजाब को, यानी कि जो सिख स्टेट है, यहाँ पर इनको ज़्यादा आपको ग्रेटर ऑटोनमी मिलनी चाहिए। ठीक है, जैसे दूसरे स्टेट्स को मिले हुए हैं। और इस रेजोल्यूशन में एक सिख नेशन की भी बात की गई थी।
सिख नेशन का मतलब ही क्या होता है? नेशन का मतलब एक इंडिविजुअल नेशन की वो बात कर रहे हैं, यानी कि वो इंडिया से अलग होके एक नए राष्ट्रीय नेशन की मांग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये जो रिजोल्यूशन था 41 का, इसमें इन्होंने इंडिया से सेपरेशन होने की मांग की। तो इस तरीके का डेवलपमेंट आपको 1980s में भी और देखने को मिलेगा। और वैसे इस तरीके की जो मांग थी वो आपको जो बाहर के लोग थे, इंग्लैंड, यूएस, कनाडा, इन सब जगहों पे जो सिख कम्युनिटी रहती थी, उनकी तरफ से ये मांग ज़्यादा किया गया। और इस तरीके से 1980 में आप देखेंगे कि एक मीटिंग होती है जो आपका अमृतसर है, गोल्डन टेम्पल, वहाँ पर एक मीटिंग की जाती है कि इंडिपेंडेंट सिख रिपब्लिक के लिए, यानी कि एक सिख नेशन के लिए, खालिस्तान के लिए, जिसके जो प्रेसिडेंट है उसको जगजीत सिंह चौहान को बनाया जाना था। ठीक है, ये तो अभी रेजोल्यूशन चल रहे थे, मीटिंग चल रही थी। इसी बीच में एक और इंसान की एंट्री होती है इस पूरे घटनाक्रम में, इस पूरे सिनेरियो में, जिसका नाम था जर्नैल सिंह भिंडरवाला। जर्नैल सिंह भिंडरवाला पेशे से तो एक प्रिस्ट और दमदमी टकसाल का हेड हुआ करता था, लेकिन ये काफ़ी क्रांतिकारी और जो रिवोल्यूशन विचारधारा का, ये एक्सट्रीम विचारधारा का इंसान था। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया कि भिंडरवाले ने क्या किया, ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे जो प्रोमिनेंट लीडर हुआ करते थे पंजाब में, खास करके उसमें भी हिंदू हों चाहे निरंकारी लीडर्स हों, उनका एसेसिनेशन इन्होंने करवाया। तो इसकी वजह से आप देखेंगे कि पंजाब में काफ़ी पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी और जनरल तौर पर भी वहाँ पर इनस्टेबिलिटी आ चुकी थी। तो अब यहाँ पर ये भी देखेंगे कि काफ़ी एसेसिनेशन होने की वजह से यहाँ पर कुछ लोगों ने वहाँ की स्टेट असेंबली से भी रिज़ाइन कर दिया। तो इस पूरे घटनाक्रम पे तो वैसे सेंट्रल गवर्नमेंट देख रही थी कि क्या चल रहा है। तो इस बीच सेंट्रल गवर्नमेंट भिंडरवाले के साथ पीस बनाए रखने के लिए और उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए एक सेंट्रल टीम भेजती है अंडर द चेयरमैनशिप और लीडरशिप ऑफ नरसिम्हा राव। ठीक है, लेकिन ये नेगोशिएशन से कुछ होता नहीं है, नेगोशिएशन फेल हो जाता है और जो वायलेंस था पंजाब में वो अभी भी जारी रहता है। ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट हुआ करते थे, जो खालिस्तान का मांग करते थे, ये जो मिलिटेंट्स थे, इनको भी पाकिस्तान की तरफ से सपोर्ट मिला और बहुत से हिंदूज, सिख ऑफिशियल्स, निरंकारी लीडर्स, बहुत सारे प्रोमिनेंट पॉलिटिशियंस का इन्होंने असैसिनेशन किया। और तो 1983 के अक्टूबर में आप ये देखेंगे कि हिंदू की से भरी एक बस थी, उस बस को रुकवा के इन्होंने सारे हिंदुओं को गोली से मार दिया। ठीक है, अब ये सब कुछ जो था ये संभलने वाला नहीं था, ये चीज़ें बढ़ती जा रही थी। इस चीज़ को देखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया कि पंजाब पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया। अब प्रेसिडेंट रूल लगने के बाद अब सारा तो सिस्टम फेडरल जो था वो कन्वर्ट हो जाता है यूनिटरी सिस्टम में, सब कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आ जाता है। तो इस चीज़ को देखते हुए भिंडरवाला को ऐसा लगता है कि अब दिक्कत यहाँ पर हो सकती है, तो भिंडरवाला भाग कर वो जाके छिप जाता है अकाल तख्त जो कि वो गोल्डन टेम्पल का एक अब स्पिरिचुअल अथॉरिटी हुआ करती थी, वहाँ पर जाके छिप जाते हैं, यानी कि गोल्डन टेम्पल में जाके छिप जाते हैं। और गोल्डन टेम्पल में छिपने के बाद भिंडरवाला क्या करता है कि गोल्डन टेम्पल का फोर्टिफिकेशन कराना स्टार्ट करता है, चारों तरफ से चार दीवारी वहाँ पर करानी स्टार्ट करती है। उसके अंदर में वो जो इम्यूनिशंस होते हैं, वीपन्स होते हैं, उनकी इकट्ठा करना स्टार्ट करता है, फूड स्टॉक जमा करना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें करना स्टार्ट करता है क्योंकि अब इसको पता हो गया था कि इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इस चीज़ को देखते हुए फाइनली यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है जिसका नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत देखेंगे कि जून 2 और जून 3 को पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया जाता है और कर्फ्यू लगाने के बाद जितनी भी जनरल मूवमेंट होती है वो रोक दी जाती है, चाहे वो कम्युनिकेशन हो, पब्लिक ट्रैवल हो, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई हो, यहाँ पर रोक दी गई। वही मीडिया जो होती है उसको भी बैन कर दिया गया, सेंसर कर दिया गया कि आप इसके अगेंस्ट कुछ नहीं लिख सकते। ठीक है, अब वहाँ पर कर्फ्यू लगने के बाद जस्ट एक दिन के बाद 5 जून नाइट में, रात का समय है 5 जून, यहाँ पर आर्मी का रियल एक्शन अपना बिगेन होता है, शुरू होता है। और आर्मी या हरमिंदर साहिब यानी कि गोल्डन टेम्पल में अपना एक्शन स्टार्ट करती है। और फाइनली आप देखेंगे कि एक दिन और बाद 2 दिन यहाँ पर हो जाते हैं। सुबह में 7 जून मॉर्निंग में ही यहाँ पर हरमिंदर साहिब में आर्मी का पूरा कंट्रोल हो जाता है और यहाँ पर भिंडरवाला और शुभेग सिंह ये दोनों ही यहाँ पर मरे हुए पाए जाते हैं। शुभेग सिंह वो इंसान थे जिनके
नेतृत्व में ये सारा का सारा फोर्टिफिकेशन हो रहा था गोल्डन टेम्पल का। तो फाइनली ये दोनों लोग डेथ पाए जाते हैं और इस तरीके से ब्लू स्टार जो ऑपरेशन था यह कंप्लीट होता है और पंजाब में थोड़ी बहुत यहाँ पर स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। वैसे ही इनस्टेबिलिटी एक बार और आती है, कब? जब राजीव गांधी का टाइम आएगा, ठीक है। खास करके जब इंदिरा गांधी का असैसिनेशन होता है उसके बाद एक सिख टर्माइल होता है, सिख दंगा जिसको हम कहते हैं, ये होता है। तो वह भी आना है राजीव गांधी के समय पे, ठीक है। लेकिन ये जो ऑपरेशन था ये कंप्लीट होता है और भिंडरवाला यहाँ पर डेथ हो जाती है, तो यहाँ पर थोड़ी सिचुएशन सही हो जाती है। इसके बाद वर्ल्ड वाइड सिख जो होते हैं उनका एजिटेशन स्टार्ट होता है। कुछ सिख ने तो आर्मी भी छोड़ दी, इंडियन आर्मी। कुछ जगहों पर आपको आर्मी में ही म्यूटनी भी देखने को मिलती है सिख के द्वारा, ठीक है। और इसी का नतीजा यही था कि इंदिरा गांधी का फाइनली आप 31 अक्टूबर 1984 में इनका असैसिनेशन हो जाता है। और इनका असैसिनेशन करने वाले इनके सिक्योरिटी गार्ड ही रहते हैं, जो 2 सिख रहते हैं जिनका नाम था बेन सिंह और सतवंत सिंह, ठीक। तो इंदिरा गांधी की डेथ के बाद यहाँ पर इंदिरा गांधी का जो टेन्यूर या फिर एक इंदिरा गांधी का जो इरा रहता है, समय, वो समाप्त हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। और उसके बाद राजीव गांधी यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के लिए ओथ लेते हैं और प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। और इसके बाद एक दंगा स्टार्ट होगा, सिख दंगा जिसको हम कहते हैं, ठीक है, जिसको एक वैसे पॉलिटिकल टर्म में यहाँ पर सरकार कहने की कोशिश करती है कि ये इंसिडेंट्स था, लेकिन इसको जीनोसाइड का नाम दिया जाता है, नरसंहार का नाम दिया जाता है, ठीक है। खैर, इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में जब राजीव गांधी का हम समय के बारे में बात करेंगे। अब यहाँ पर थोड़े थोड़े टॉपिक्स ये हैं कि अभी जो पूरा इंदिरा गांधी का समय था, इसमें ये जो सारे डेवलपमेंट होते हैं इनका एक क्रक्स क्या है। क्रक्स देखेंगे तो इकोनॉमिक प्रोग्राम्स, स्प्रिट ऑफ एजुकेशन, इकोनॉमिक प्रोग्राम से बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। बाद में इकोनॉमी को भी लिबरलाइज करने की कोशिश करती है, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, ये सारी चीज़ें हो जाती है। कुछ यहाँ पर प्रोग्राम भी लॉन्च किए जाते हैं, ठीक है। तो सारी चीज़ें हम पहले देख चुके हैं। मिडिल क्लास का ग्रोथ, सोशल अनरेस्ट, खास करके कास्ट क्लासेस होते हैं, कम्युनल वायलेंस होते हैं। और डिफरेंट स्टेट्स में भी अलग अलग स्टेट्स या फिर इंडिया से ही बाहर होने की बात होती है, ठीक है। डिट्रिब्यूशन ऑफ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी इन टाइम, खास करके आप देखेंगे ना कि यहाँ पर डिक्टेटरशिप की तरह इंदिरा गांधी इंडिया में रूल करती हैं। और ख़ास करके आप देखेंगे कि इमरजेंसी का जो समय था उसमें डेफिनेटली डेमोक्रेसी को डिवैल्यूएट किया जाता है, लोगों के अधिकारों को ख़त्म किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी देखिए कांग्रेस पार्टी के स्ट्रक्चर भी ये कमज़ोर कर देती हैं। अब जो इंटरनल डेमोक्रेसी होती है एक पार्टी के अंदर, वो कंप्लीट ख़त्म हो जाती है। और स्टेट लेवल पर भी, चाहे ये तो नेशनल लेवल पर तो ख़त्म हुई थी, स्टेट लेवल पर भी ये डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है। स्टेट लेवल पर भी कौन नेता चुना जाएगा, ये भी इस चुनने का अधिकार सिर्फ इंदिरा गांधी को था, ठीक है। तो चाहे स्टेट लेवल हो, नेशनल लेवल हो, डेमोक्रेसी ख़त्म हो जाती है इंटरनल पॉलिटिक्स में, ठीक। अब यहाँ से परिवारवाद शुरू होता है। और यहाँ पर ये भी देखने को मिलेगा, चूँकि बड़ी पार्टी थी इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा जो छोटी छोटी पार्टियाँ हैं उनके साथ भी यही होता है। और वहाँ पर भी परिवारवाद और ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। करप्शन, इनके समय से करप्शन भी अपने अपने चरम सीमा पर पहुँचता है, स्टार्ट हो जाता है। और पावर को पर्सनल गेन के लिए यूज़ किया जाना स्टार्ट हो जाता है। साथ ही साथ ये सारी चीज़ें तो थी नेगेटिव चीज़ें, लेकिन इसके साथ अच्छी चीज़ें भी थी कि वर्ल्ड कम्युनिटी में इंडिया की जो एक इमेज थी यहाँ पर थोड़ी सही नज़र होते हुए आएगी। बाद में खास करके आप देखेंगे जनता पार्टी के टाइम से, चाहे वो यूएसएसआर हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूएस है, वहाँ से भी अच्छे रिलेशन बनाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो ये था पूरा का पूरा इंदिरा गांधी इरा। अब ये इरा समाप्त हो जाता है, इसके बाद शुरू होगा इनके बेटे राजीव गांधी का इरा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में। तब तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।